तो दोस्तों पिछले वीडियो की कुछ झलक जिसमें हमने महाजनपद काल के बारे में अच्छी तरीके से विस्तृत तरीके दोस्तों बताया और उसकी व्याख्या की है कौन से राज्यों की स्थिति किस स्थान पर है। क्योंकि जब तक हमें राज्यों की स्थिति नहीं पता होगी तब तक हम दोस्तों आगे का इतिहास नहीं समझ सकते। तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके पश्चात में देखिए ये वीडियो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लेकर आ गए हैं एक मास्टर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष काल की दोस्तों। हर्यक वंश की बात करेंगे क्योंकि ये आपकी दोस्तों नींव होगी। जो प्राचीन कालीन इतिहास की जो इमारत है दोस्तों वो यहीं से आपकी मजबूत होगी। ये नींव है दोस्तों। अगर यहाँ पर आप इस वीडियो को दोस्तों मिस कर देते हैं या इसके एक भी पॉइंट को मिस कर देंगे तो आपको आगे जितने भी राज्य और जितने भी राजाओं के बारे में बताया जाएगा आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या कीजिए, इसको बिना स्किप किए हुए दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक से एक यंत्रों की। ये देखिए दोस्तों, महाशिला कंटक के बारे में और रथ मूसल के बारे में बात करेंगे। ये जो यंत्र हैं आपने किसी न किसी मूवी में देखा होगा दोस्तों। आपने कौन सी मूवी में देखा है ये हमको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करेंगे दोस्तों हम जितने भी राज्य हैं और उनकी स्थिति के बारे में, कि जब तक आपको उनकी स्थिति पर, हालांकि स्थितियों के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन आपको फिर से एक बार हम याद दिला देंगे शॉर्ट व्यू में कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार से मगध राज्य अत्यंत शक्तिशाली और समृद्धशाली देश बना। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे दोस्तों उदयन के बारे में, जो अंतिम राजा थे दोस्तों। वैशाली कौशल के संघर्ष के बारे में, अजातशत्रु, बिंबिसार के वैवाहिक संबंध, मैत्री संबंध और बिंबिसार के बारे में दोस्तों बात करेंगे। हर्यक वंश के बारे में बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो स्थित है दोस्तों, जो जितने भी देश हैं उनकी स्थिति कहाँ पर है, किस स्थान पर है ना, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मगध के बारे में देखते हैं। मगध की अगर बात करेंगे दोस्तों तो मगध देखिए ये पड़ता है, ये है मगध, ठीक है। मगध का ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र से आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अगर आएंगे तो ये नदी आ रही है, आपको दिख रही होगी दोस्तों। ये जो नदी है ये गंगा नदी है और ये आकर के दोस्तों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है, ठीक है। इसके बीच में एक ये देखिए ये मगध है दोस्तों और यहाँ पर पड़ता है अंग यही देख ले, ठीक है। अब यहाँ से गंगा नदी आती है दोस्तों, यहाँ पर आकर के बंगाल की खाड़ी में इधर गिर जाती है। यहाँ से देखेंगे ये आती है दोस्तों यमुना नदी, ये जाकर के दोस्तों मिल जाती है, ये भी गंगा नदी मिलती है। यहाँ से इधर से आती है दोस्तों गंडक नदी भी गंगा नदी में आकर के मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से आती है दोस्तों सोन नदी भी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और अंतोगत्ता क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों सारी नदियाँ संगम के रूप में जाकर मिलकर दोस्तों गिर जाती हैं और उसी के किनारे स्थित है दोस्तों मगध। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि मगध कितना शक्तिशाली देश है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है दोस्तों, भूमि है, बहुत ही उपजाऊ है। इसके अतिरिक्त ये देखेंगे इधर साइड में आ जाएंगे तो राजगिरी के दोस्तों पहाड़ पड़ेंगे। राजगिरी की जो कि प्रारंभिक राजधानी होती है दोस्तों हर्यक वंश की। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो अजातशत्रु की और बिंबिसार की ये राजधानी होती है राजगिरी की पहाड़ियाँ अत्यंत दोस्तों मशहूर है दोस्तों। और यहाँ पर उच्च कोट के दोस्तों हाथी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर उच्च कोट के हाथी जंगलों में पाए जाते हैं, जिनसे मगध के जो शासक हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, युद्ध करते हैं और युद्ध में विजयी होते हैं। तो यहाँ आप लोग समझ रहे होंगे। पहले देख लीजिए दोस्तों, ये गंगा है और ये सभी जो गंगा यमुना और ये जो गंडक और सोन नदी का दोस्तों संगम है यहाँ पर। और इसका स्थान दोस्तों ये जो दोआब है, यानी जो तराई इलाका है गंगा यमुना का दोस्तों, या जो इन संगम स्थल का जो दोस्तों ये तराई इलाका है, बहुत ही उपजाऊ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के पास में दोस्तों आपको पता है सुंदरवन डेल्टा जो कि अत्यंत मशहूर है, और यहाँ पर राजगिर की पहाड़ियाँ। अब इनसे क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता है जब यहाँ पर नदी का किनारा दोस्तों ये तराई क्षेत्र है तो यहाँ पर भूमि अत्यधिक उपजाऊ है। जब उपजाऊ होगी तो दोस्तों अधिक से अधिक वहाँ पर अन्न उत्पादन होगा। जब अन्न उत्पादन होगा तो अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे दोस्तों, राजा को अपने कर देंगे। जब अधिक से अधिक राजा को दोस्तों कर मिलेगा तो वो कर दोस्तों राजा क्या करेगा, अपने राज व्यवस्था में लगाएगा, अपने सैनिकों में लगाएगा, सैनिकों को अच्छी पगार देगा, अच्छा वेतन देगा। जब सैनिकों को अच्छा वेतन देगा तो मन से काम करेंगे। यही वजह है कि दोस्तों मगध के जितने भी सैनिक थे वो बहुत ही ऊर्जावान थे और वो हर युद्ध में दोस्तों विजय को प्राप्त करते थे, यानी विजयश्री होते थे। तो इसीलिए यहाँ पर अब आप समझिए दोस्तों मगध का क्षेत्र बहुत ही
समृद्धशाली क्यों है? क्योंकि यहाँ का चारों तरफ यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही अच्छी है। इस किसी ओर से कोई शत्रु इन पर आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ पड़ जाती हैं, इधर राजगिरी के पहाड़ पड़ जाते हैं और उनको आसानी से इन पहाड़ों से दोस्तों जो हाथी उच्च कोटि के दोस्तों हाथी मिल जाते हैं, जो इनकी विजय में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इनको घोड़ों की जब आवश्यकता होती है तो ये क्या करते हैं, कंबोज से एक अच्छे रिलेशन होने के कारण कंबोज से अच्छे किस्म के घोड़े खरीद लेते हैं, जो कि इनकी सामरिक वृद्धि के लिए बहुत जरूरी थे। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों मगध की। मगध के बारे में आपको पता चल गया हो, मगध की स्थिति भी पता चल गई। अब हम देखेंगे दोस्तों इसके और भी पास में राज्य कौन कौन से हैं। तो पास में दोस्तों एक राज्य पड़ता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अंग की राजधानी तो चंपा है और अंग का शासक है, याद रखना, ब्रह्मदत्त। अंग का शासक कौन है? ब्रह्मदत्त। ठीक है, अभी देखना जो बिंबिसार है यहाँ, उनकी जो युद्ध है वो अंग के राजा ब्रह्मदत्त से हो गया। इसके अतिरिक्त वज्जी है, ये वज्जी देखिए, इसकी राजधानी वैशाली है। इसके बाद यहाँ पर काशी पड़ता है, यहाँ पर मल्ल पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे यहाँ कौशल पड़ता है यहाँ पर देखिए ये चेदी पड़ता है दोस्तों, अवंती पड़ता है। ठीक है, ये दोस्तों कौन सी, ये अस्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर कंबोज, ये गांधार पड़ता है। तो ये स्थित है दोस्तों भारत में उस समय 16 महाजनपदों की, जिसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी स्थिति यहाँ पर मगध क्यों संपन्न है, इसके बारे में आपको पता चल गया हो, क्योंकि यहाँ के जो मार्ग हैं वो अत्यंत समृद्धशाली हैं। यहाँ के देखेंगे, यहाँ के जो मार्ग, जैसे यहाँ पर अगर अंग से किसी को क्या करना है, अगर व्यापार करना है तो यहीं से होकर के हो जाएगा। जब यहाँ से होकर के जाएगा तो इसके बदले में उसे टैक्स या कर देना पड़ता था, है ना। तो ये भी ये एक व्यापारिक केंद्र था। तो इसके अतिरिक्त इनको आसानी से हाथी, उच्च कोटि के हाथी मिल जाते थे दोस्तों। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या था, लोहे की खान भी थी दोस्तों। मगध में लोहे की खान थी उस समय। लोहे की खान की होने की वजह से यहाँ पर अपूर्व लोहे के औजारों का निर्माण किया जाता था। भाला, एक से एक किस्म के भाला और तलवारें। इसके अतिरिक्त जो हमने बताया था कि जो दो एक अलग टाइप के जो यंत्र थे उनका प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। और कब किया था, जब वज्जियों से उन्होंने लड़ाई की, तो उसमें 16 वर्ष के संघर्ष के बाद में, अभी पूरी विस्तृत दोस्तों चर्चा होगी इसके बारे में, उन्होंने वज्जी पर अपना अधिकार स्थापित किया था। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। पहले बात करते हैं जो स्थित है वो किस की, मगध की कहाँ पर है। तो मगध का उत्कर्ष काल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मगध पर एक राजा थे जिनका नाम था बृहद्रथ वंश। सबसे पहले मगध पर बृहद्रथ वंश का दोस्तों राज्य चलता है। बृहद्रथ वंश कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध में सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश जो चलता है, और इसके जो शासक होते हैं वो दोस्तों कौन से, बृहद्रथ होते हैं। ठीक है, तथा अंतिम शासक यहाँ पर देखेंगे, जब मगध की बात आ गई है तो मगध के अंतिम शासक, प्रथम शासक भी बृहद्रथ थे, जिन्होंने जो मगध में सबसे पहले शासन किया, है ना, तो वो भी बृहद्रथ थे। और अंतिम शासक ये आ जाएंगे हम, अंतिम शासक कहाँ पर, ये जो गुप्त काल के जो अंतिम शासक वो भी दोस्तों कौन थे, वो बृहद्रथ ही थे। ठीक है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना, बृहद्रथ अंतिम और प्रथम दोनों। ठीक है, जो बृहद्रथ थे इनके जो पुत्र हुए उनका नाम था जरासंध। बहुत ही प्रकर्मी दोस्तों राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था। और उस समय जितने भी राज्य थे सभी राजाओं को युद्ध में इसने हराया। और हराने के पश्चात में दोस्तों अंतोगत्ता का क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने क्या किया था, जरासंध का वध कर दिया था। ये जो कहानियां हैं दोस्तों कहाँ पर मिलती हैं, ये कहानियां महाभारत और पुराणों में मिलती हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अधिक हम जो वैज्ञानिक तथ्यों पर इनको बहुत अधिक खरा ये नहीं उतरे हैं, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, अंतिम शासक कौन हुए, तो अंतिम शासक इसके हुए रिपुंजय। इस वंश के अंतिम शासक थे, जिसकी हत्या कर दी थी। इनके मंत्री ही थे दोस्तों, सेनापति थे, जिनका नाम था दोस्तों पुलिक। पुलिक ने क्या किया था, जो बृहद्रथ के अंतिम जो शासक थे रिपुंजय की दोस्तों हत्या कर दी थी, और स्वयं अपने पुत्र को दोस्तों इन्होंने शासक बना दिया था। किसने, पुलिक ने। ठीक है, इसके पश्चात में क्या इसकी व्यवस्था रहेगी किस प्रकार से, तो सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश को, बृहद्रथ वंश हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में बताएंगे हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये दोनों दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों क्लियर करेंगे, क्योंकि
ये हर्यवंश ही हम अच्छी तरीके से पहले पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमारी नींव अच्छी होगी तो आगे की टॉपिक आसानी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हर्यवंश के बारे में। तो हर्यवंश के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो हर्यवंश का जो राजा था, प्रारंभिक राजा था, जिसको वास्तविक हर्यवंश का जो संस्थापक मानते हैं वो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक दोस्तों हर्यवंश का राजा रहता है, शासक रहता है। इसके पश्चात में इसके पुत्र जो अजातशत्रु होते हैं वो राजा बनते हैं। इसके पश्चात में इनका जो पुत्र होता है उदयन, ये राजा बनता है। और इसके पश्चात में उदयन के बाद में अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक अंतिम राजा होता है दोस्तों, अंतिम शासक होता है। इसके पश्चात में शिशुनाग वंश आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से दोस्तों पढ़ेंगे। हर्यवंश के बारे में बात करेंगे तो मगध के इतिहास का जो वास्तविक जो संस्थापक था दोस्तों कौन सा, वो था बिंबिसार। ठीक है, इसके पूर्व की अगर इतिहास की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं जान पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है हर्यवंश का वो माना जाता है दोस्तों बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार को काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखना बिंबिसार को श्रोणिक भी कहा जाता है। ठीक है, श्रेणिक नहीं, यहाँ पर श्रोणिक कर देना आपको, श्रोणिक भी कहा जाता है। तथा अजातशत्रु को काफ़ी बार क्वेश्चन आया, आपको याद रखना कुड़िक कहा जाता है, तो श्रोणिक कुड़िक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार जो इसका शासनकाल रहता है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहता है ना। अब इसने क्या किया, अपने मगध साम्राज्य को दोस्तों बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद, यानी किसी भी प्रकार से इसका उद्देश्य था कि हमें मगध का विस्तार करना। तो इसने कूटनीति के सहारे, यानी सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये मित्रता स्थापित करता था, यानी मैत्री संबंध बनाता था। अगर मैत्री संबंध से बात न चली तो यह क्या कर देता, मैत्री संबंध के बाद में अपना रिश्ता और पक्का करने के लिए कि कहीं भविष्य में ये हमको धोखा न दें, तो क्या करता था, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता था। वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पश्चात में अगर ज़रूरत पड़ी इसके लिए तो वो लास्ट में क्या करता था, युद्ध भी करता था। तो ये स्थिति दोस्तों मगध के उत्कर्ष काल की है ना। तो बिंबिसार के बारे में देखेंगे, सबसे पहली चीज़ पढ़ लेंगे। देखो इन चीज़ों के बारे में क्या करेंगे हम दोस्तों, विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और यही हमारी नींव भी है, तो इसको हम अच्छी तरीके से उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैत्री संबंध, कहाँ से मैत्री संबंध स्थापित किए बिंबिसार ने, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिंबिसार का पहला काम क्या था, राजाओं से अच्छे संबंध स्थापित करना, है ना। और इसीलिए क्या किया था उसने, अवंती की स्थिति अभी मैंने बताई थी। अवंती के राजा जो थे वो उस समय थे चंद्रप्रद्योत, जो कि थोड़ा एक घमंडी टाइप के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, लेकिन उनसे जो बिंबिसार है इनकी बहुत अच्छी बनती थी, इसीलिए क्या किया था। और इसके अतिरिक्त जो गांधार के उस समय राजा थे उनका नाम था पुष्कर सरीन से इन्होंने क्या किया दोस्तों, आपस में बहुत दिनों से, बहुत यानी वर्षों से युद्ध होता चला आ रहा था। लेकिन जो बिंबिसार ने क्या किया, दोस्तों क्या किया, समझौता करा दिया और मैत्री संबंध स्थापित करवा दिया, दोनों में मैत्री संबंध स्थापित करवा दिया और आपस में समझौता करा दिया। अच्छा, क्यों समझौता हो गया, क्योंकि जो बिंबिसार दोस्तों था ये भी एक शक्तिशाली राजा था, अगर ये किसी के साथ में चला जाता तो उसकी सेना जीत जाती, इसीलिए बिंबिसार की बात को रखना पड़ा। यानी पुष्कर ने भी इनकी बात को रखा और चंद्रप्रद्योत ने भी इनकी बात को रखा और इसीलिए मैत्री स्थापित हो गई और एक दूसरे जो राज्य थे वो दोस्तों वो एक दूसरे की सहायता करने लगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम हुआ। इसके पश्चात में और अच्छी बात इसने ये की कि राजा जो अवंती के राजा थे चंद्रप्रद्योत, इनकी एक बार जो पांडु रोग से पीड़ित हो गए, यानी इनको पीलिया हो गई, बहुत गंभीर पीलिया हो गई, और जिसके कारण और बिंबिसार के दरबार में जीवक, एक बहुत ही अच्छे राजवैद्य थे जिनका नाम था जीवक को इन्होंने क्या किया, भेज दिया चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए। और कुछ ही क्षणों में देखा कि जो चंद्रप्रद्योत थे वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। अब क्या हुआ, अब जब वो ठीक हो गए तो क्या कौन सी स्थिति बनेगी, यानी कहने का आशय है चंद्रप्रद्योत बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और बिंबिसार को अपना घनिष्ठ मित्र दोस्तों मानने लगता है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र मानने लगता है बिंबिसार को। दोस्तों थोड़ी आप ये जो कहानी है समझते चलिए,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आगे चलकर अभी चंद्रप्रद्योत से और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु से घमासान युद्ध भी होगा। तो अभी तक देखिए, इसके पश्चात में जो गांधार से कुछ राजदूतों को भेजा गया था, राजदूत मंडल का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया बिंबिसार ने। अब जो गांधार से और कहाँ से, अवंती से जो संबंध थे दोस्तों, वो बिंबिसार के बहुत ही अच्छे हो गए। तो इनसे दो राज्यों से उसको सहायता मिलने लगी। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। अब देखेंगे वैवाहिक संबंधों के बारे में। देखो, पहला मैत्री संबंध तो पता चल गया हमें, ठीक है, यानी दो राज्य एक प्रकार से देखा जाए तो अधीन हो गए, किसके अधीन हो गए, तो वो अधीन हो गए बिंबिसार के, यानी मगध के। अब हम बात करेंगे अन्य जो इस समय के अन्य जो राजा थे, अन्य जो राज्य थे, उनको कैसे अपने कब्जे में किया। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, ठीक है। कौन थे? कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे, इनकी बहन थी जिसका नाम था महाकोसला। महाकोसला के साथ में दोस्तों क्या किया, बिंबिसार ने विवाह कर लिया। बिंबिसार ने क्या किया, विवाह कर लिया। और विवाह के साथ में प्रसेनजीत ने क्या किया, काशी ही दे दिया उनको, काशी दे दिया, जिसकी अगर वार्षिक आय की बात करेंगे तो 1,00,000 मुद्रा थी दोस्तों। 1,00,000 मुद्रा, उस समय की 1,00,000 मुद्रा थी वार्षिक आय, बहुत ही ज़्यादा थी। क्योंकि वहाँ पर लगभग 10,000 गाँवों को दोस्तों दान में दे दिया था, यानी दहेज में दे दिया था प्रसेनजीत ने। आप समझ सकते हैं आप दोस्तों। दूसरा काम क्या किया, तो पहली चीज़ याद रखना, पहला जो वैवाहिक संबंध हुआ वो कहाँ से हुआ, वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, ठीक है, महाकोसला से हुआ, ठीक है। दूसरा जो विवाह किया, अब कौन सा दूसरा है, तो वज्जी गणराज्य के जो प्रमुख थे। वज्जी, देखो वज्जी एक संघ था जहाँ गणतंत्रात्मक संघ था, वहाँ पर काफ़ी वहाँ पर काफ़ी गणों को मिला करके राजा बनता था। तो इनके जो प्रमुख थे वो थे चेटक, ठीक है दोस्तों, चेटक याद रखना। चेटक जो थे, इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था चेलना या फिर छलना। इनकी पुत्री दोस्तों कौन थी, चेलना या फिर छलना, ठीक है। इनके साथ में विवाह संबंध स्थापित किया, किसने, बिंबिसार ने, ठीक है। तीसरा विवाह किसके साथ में किया, तो विदेह की राजकुमारी थी रानी वासवी या वासवती, ठीक है। इनके साथ में भी दोस्तों, इनके साथ में भी विवाह संबंध स्थापित किया। तो देख रहे हैं एक करके एक, यानी पहले कौशल नरेश यानी कौशल को भी अपनी वश में कर लिया, वज्जी को भी अपने वश में कर लिया, और गांधार, और जो गांधार था उसको पहले ही गांधार को पहले ही अपने वश में कर लिया था समझौता करा करके। अवंती को भी अपने कब्जे में कर लिया लगभग समझौता करा करके। और अब बचा मध्य नरेश था, जो उत्तरी पंजाब था, उनके जो वहाँ के नरेश की जो पुत्री थी उनका नाम था छेमा, जिनका पुत्र था दोस्तों अजातशत्रु, उनके साथ में भी विवाह कर लिया। आप देख रहे हैं एक करके क्या कर रहे हैं, मगध राज्य में सभी मिलते जा रहे हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए, कहाँ तक वर्णन किया जाए, कि चार महारानियों को हम बता चुके हैं, कहाँ तक वर्णन किया जाए, जैन ग्रंथों के अनुसार लगभग 500 रानियाँ थी बिंबिसार के, यानी 500। आप समझ सकते हैं जितने छोटे छोटे राज्य थे उन सबको अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने क्या किया, अपने आप में मिला लिया। आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे अब युद्ध की स्थिति कहाँ पर बनी। अब यहाँ पर देख रहे हैं अवंती भी आ गया, गांधार भी आ गया, कौशल भी आ गया, वज्जी, विदेह, है ना, ये सभी धीरे धीरे अधीन होते जा रहे हैं बिंबिसार के। लेकिन एक राज्य था जो बिल्कुल अधीन नहीं होना चाह रहा था, वो कौन था, वो था अंग नहीं अधीन होना चाह रहा था। तो अब बहुत परेशान हुआ बिंबिसार की, अब क्या किया जाए। तो उसने क्या किया, मगध के जो बिंबिसार जी थे उन्होंने क्या किया, अंग पहुँचे। अंग से सबसे पहले तो अंग बहुत ही शक्तिशाली राज था, तो काफ़ी जब प्रयास किया, जब उसके प्रयास में सफल नहीं हुए तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और अपनी सेना को पूर्णतः तैयार किया। तैयार करने के पश्चात में राजा जो ब्रह्मदत्त थे इन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के पश्चात में, क्योंकि उनके साथ में अब जो बिंबिसार के साथ में कोई एक व्यक्ति नहीं था बल्कि बहुत से लोग थे, है ना, मैत्री संबंध भी स्थापित था, कोई दूसरे से सबकी सहायता उनको प्राप्त थी। इसीलिए क्या हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मदत्त हार जाता है, पराजित हो जाता है, और उसी समय बिंबिसार क्या हत्या कर देता है। और हत्या करने के पश्चात में अपने पुत्र यानी अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा भी नियुक्त कर देता है। याद रखना, ठीक है, अजातशत्रु क्या करता है, उपराजा नियुक्त कर देता वहाँ का।
इसीलिए काफ़ी क्वेश्चन आया, काफ़ी बार क्वेश्चन आया, इसको याद रखना। जो हेमचंद्र चौधरी हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है कि बिंबिसार की जो अंग विजय से जो विजय प्रारंभ होती है, अंग विजय से जो विजय प्रारंभ होती है, वह आगे चलकर जब तक अशोक द्वारा कलिंग जीता जाता है और उसके बाद में जब वो तलवार अपनी रख देते हैं यानी युद्ध करना छोड़ देते हैं, तब तक ये विजय जारी रहती है। तो ये किसने कहा? हेमचंद्र राय चौधरी जी ने ये बात बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अंग विजय। अंग विजय के पश्चात में अब काम खत्म हो जाता है किसका? बिंबिसार का। अभी काम नहीं खत्म होता है, देखेंगे क्या होता है। तो क्या होता है कि जो अजातशत्रु होते हैं वह बिंबिसार के पुत्र होते हैं। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र होते हैं क्योंकि बिंबिसार के बहुत सी 500 रानियां होती हैं और उनमें से बहुत रानियां ऐसी होती हैं दोस्तों जिनके पुत्र राजगद्दी को हड़पना चाहते हैं। तो इस डर से बिंबिसार दुविधा में पड़ जाता है कि गद्दी आखिर किसको दिया जाए, लेकिन वो अपने अजातशत्रु, अपने पुत्र अजातशत्रु को, जो कि क्षेमा से उत्पन्न हुआ पुत्र था, उससे अत्यधिक मानता और उसे गद्दी देने के लिए कहता है। लेकिन अजातशत्रु को उनके मंत्री की भड़काने की वजह से क्या होता है, अजातशत्रु बिंबिसार को दोस्तों बंदी बना लेता है। बिंबिसार को बंदी बना लेता है और कहा जाता है कि उनको कैद में डाल देता है और धीरे धीरे करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे क्या उन्होंने किया। अब सबसे पहले अजातशत्रु के बारे में देख लेंगे। तो अजातशत्रु जो कभी भी हारा नहीं दोस्तों, अजातशत्रु कभी भी हारा नहीं। लगभग जहाँ पर हारने वाला था होता था दोस्तों, तो वो संधि कर लेता था। ठीक है, तो 400 इसकी जो शासनकाल रहा 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक का जो काल माना जाता है, और मगध का ये सबसे उत्तम काल था, सबसे उच्च काल था, क्योंकि सबसे विस्तृत जो साम्राज्य था वो अजातशत्रु का था। सबसे पहले इसने क्या किया, तो 3 चीज़ें आप अपनी माइंड में दोस्तों मेकअप कर लीजिए, बना लीजिए, छाप लीजिए कि 3 चीज़ें बिंबिसार ने भी 3 चीज़ें की थी, मैत्री संबंध, वैवाहिक संबंध और अंग के विजय। 3 चीज़ें उन्होंने की थी। यहाँ पर भी 3 मेन इंपॉर्टेंट रोल अजातशत्रु के भी हैं। पहला कौन सा है? कौशल विलय। कौशल को अपने में विलय कर लिया। अभी से पहले देखा था कि कौशल में कौन थे? प्रसेनजित। और कौशल में एक प्रकार देखा जाए तो कौशल क्या है? अजातशत्रु का ननिहाल है कौशल में, है ना। दूसरा काम क्या किया? वैशाली। वैशाली को भी दोस्तों क्या किया? इसने विलय कर लिया और इसको बहुत पापड़ बेलने पड़े वैशाली को अपने कब्जे में लाने के लिए, है ना। उसके पश्चात में अभी बताएंगे, इसके डिस्क्राइब करेंगे पूरा। अवंती की बात करेंगे तो अवंती से ये हमेशा सतर्क रहा, क्योंकि वहाँ का जो राजा था अवंती का, वो तो कौन था? चंद्रप्रद्योत। याद रखना, जब बिंबिसार ने भेजा था अपने राजवैद को, तो वो क्या करता था? वो जो चंद्रप्रद्योत था वो बहुत ही नाखुश था किससे? अजातशत्रु से, क्योंकि अजातशत्रु ने उसके मित्र यानी अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, उसको कैद कर लिया था। तो इस चीज़ से चंद्रप्रद्योत बहुत ही नाराज़ था और वह इंतज़ार करता कि कभी अगर अजातशत्रु अवंती पर आक्रमण करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए अवंती पर कभी भी अजातशत्रु आक्रमण भी नहीं करता। आक्रमण काफ़ी बार युद्ध होता है, लेकिन कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करते। और जब शिशुनाग के शासनकाल में मगध में विलय होता अवंती का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में। बिंबिसार के पश्चात में उसका जो पुत्र था अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? याद रखना, कुड़िक या अशोक चंड कहा जाता था। ठीक है, तो देखो कुड़िक नाम तो काफ़ी लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक नाम और याद रखना, अशोक चंड। ठीक है, किसको कहा जाता था? अजातशत्रु को, कुड़िक या अशोक चंड। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, याद रखना आपको। इसने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की दोस्तों हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, ये सिंपल भाषा में बताया जाता है, लेकिन काफ़ी जो कहानियां हैं वो अलग अलग दी हुई हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ जो जैन ग्रंथ है उनका मानना है कि बिंबिसार की दोस्तों हत्या नहीं करता है। जो अजातशत्रु है वह बिंबिसार की हत्या नहीं करता है। वो क्या करता है? उनको कारागार में डाल देता है और उनकी अच्छी तरीके से देख रेख करने के लिए कहता भी है। लेकिन बिंबिसार इस चीज़ से बहुत ही प्रताड़ित हो जाते हैं और जब उसको लास्ट में एहसास होता है, जैन ग्रंथों के अनुसार बताया गया, जब उसको एहसास होता है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दीक्षा दी जाती है और जब उनसे प्रभावित होकर के वो क्या करता है? एक डंडा लेकर, लोहे का रॉड लेकर के, डंडा लेकर दोस्तों क्या करता है? उन बेड़ियों को खोलने के लिए जाता है और तभी देखते हैं बिंबिसार देखते हैं और वो डर जाते हैं। डरने के पश्चात में वो आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं। तो ये कहानी जैन ग्रंथों में मिली हुई है। इसके अतिरिक्त
भी बताया जाता है कि जो अजातशत्रु है वो उसने जो बिंबिसार है इनकी हत्या नहीं की थी। लेकिन अधिकतर किताबों में यही देखने को मिलता है दोस्तों, बताया गया है कि जो बिंबिसार को हंता माना गया है, और जिसने अपने पिता की दोस्तों हत्या करके गद्दी पर बैठा हो। ठीक है, उसने क्या कौशल और वैशाली का विलय कर दिया। कैसे किया इसके पश्चात में अभी हम बताएंगे एक एक करके। वज्जी संघ के जो युद्ध में 2 नए हथियारों का यूज किया दोस्तों। एक हथियार था रथ मूसल टैंक, ठीक है। दूसरा जो हथियार था वो दोस्तों कौन सा था, महाशिला कंटक। महाशिला कंटक आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा। रथ मूसल, रथ मूसल क्या था, रथ था दोस्तों, और आगे क्या लगा हुआ था, यानी ब्लेड, धारदार ब्लेड दोस्तों, तलवारें लगी हुई थी ऐसे करके, और यहाँ पर रथ बना हुआ था। जब रथ के पहिए घूमते थे तो यहाँ से ये भी घूमता था, ये ऐसे ऐसे घूमता था, और इसके जो पर थे वो काफ़ी बड़े थे जिसकी वजह से, और काफ़ी धारदार थे इसके जो, इसमें जो शस्त्र लगे थे दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर जब कोई भी इसके सामने आता था वो उसका सिर कट जाता था। तो ये था रथ मूसल। और महाशिला कंटक क्या था, बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाला यंत्र, वो था दोस्तों महाशिला कंटक, है ना। देख लेंगे, ये था दोस्तों, देख सकते हैं, ये था महाशिला कंटक, ये महाशिला कंटक था, ये था रथ मूसल। ठीक है, ये 2 यंत्र थे जिनकी सहायता से जो अजातशत्रु विजय प्राप्त करता था। इसका स्पेशली यूज उसने कहा जब उसने वैशाली पर अपना अधिकार स्थापित किया था, वज्जी पर अपना जो अधिकार स्थापित किया था, उस समय इसका प्रयोग किया था। आप बाहुबली मूवी में भी इस चीज़ को देखे होंगे। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को रखा जाता है, और रखने के पश्चात में क्या किया जाता है, यहाँ से इसे गुलेल की तरीके से छोड़ा जाता है, और यहाँ से बड़े बड़े पत्थर जब जाते हैं तो यहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो इसके अंदर दब जाते हैं और मर जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखेंगे रथ मूसल में जब ये रथ चलता है तो यहाँ से ये चक्र घूमता रहता है। ये चक्र की जो ये होते हैं धारदार ब्लेटें काफ़ी बड़ी होती हैं, इसकी वजह से आसपास के जितना क्षेत्र है उसको वो काट करके रख देते हैं। तो ये रथ मूसल महाशिला कंटक, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो यह गौतम बुद्ध का समकालीन था, जो अजातशत्रु था वो गौतम बुद्ध के समकालीन था, और उसने अपने पापों का प्रायश्चित भी किया है, भगवान बुद्ध से किया हुआ है। इसके समय में ही महात्मा बुद्ध जी महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति किए हैं, और इन्हीं के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया। कहाँ पर, राजगिरी बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से जो अजातशत्रु है उसने कौशल को जीता, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कौशल राज्य में अजातशत्रु का दोस्तों क्या था, ननिहाल था, है ना। इसके पहले हम बता चुके हैं कि जो कौशल राज्य था दोस्तों उसमें क्या था, अशोक जो अजातशत्रु था उनका ननिहाल था, क्योंकि जो प्रसेनजीत की बहन महाकोशला थी उनकी शादी हुई थी किसकी, बिंबिसार के साथ में, और बिंबिसार का जो है ये अजातशत्रु ने वध कर दिया था। इसीलिए जो प्रसेनजीत था बहुत ही अपने जो बहनोई थे उनका बदला लेने के लिए बहुत ही आतुर था, यानी कहें वो बहुत ही नाराज़ था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने बताया कि बिंबिसार की काफ़ी रानियाँ थी, उनमें से एक रानी थी दोस्तों क्षेमा, जो कि पंजाब की रहने वाली थी। ठीक है, जो आधुनिक पंजाब की रहने वाली थी, है ना। जो वहाँ पर जो है वो उनका पुत्र था अजातशत्रु। तो प्रसेनजीत उनके चचेरे मामा थे, समझ लीजिए। तो प्रसेनजीत क्या थे, इनके मामा थे, और प्रसेनजीत की महाकोशला का विवाह बिंबिसार से के साथ में हुआ था। और काशी, आपको याद होगा, काशी को दहेज में दिया था किसने, प्रसेनजीत ने दहेज में दिया था किसको, बिंबिसार को काशी दिया था। लेकिन जब काशी बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, यानी जो अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार को मारा जाता है, तो उस समय दोस्तों और दोस्तों क्या होता है, अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या कर देने पर, अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या कर देने पर दोस्तों प्रसेनजीत बहुत ही नाराज हो जाते हैं और काशी का राजस्व देने से मना कर देते हैं। 1 लाख जो राजस्व प्राप्त हो रहा था उसको जब देने से मना कर देते हैं तो क्या होता है, फिर प्रसेनजीत और अजातशत्रु में दोस्तों युद्ध होता है। युद्ध की स्थिति बन जाती है, और इस युद्ध में बताया जाता है कि प्रसेनजीत यह युद्ध जीत भी जाते हैं और अजातशत्रु को बंदी बना लेते हैं। दोस्तों प्रसेनजीत क्या करते हैं, जीत जाते हैं और अजातशत्रु को बंदी बना लेते हैं। और इसके बाद में
क्योंकि प्रसेनजीत मामा ही होते हैं अजातशत्रु के। तो संधि हो जाती है और संधि होने के पश्चात में प्रसेनजीत क्या करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह क्या करते हैं दोस्तों, अजातशत्रु से कर देते हैं। ठीक है। और प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद में क्या होता है, मगध का दोस्तों विलय हो जाता है। किसमें, मगध में विलय हो जाता है दोस्तों, किसका, कोसल का विलय किसमें हो जाता है दोस्तों, मगध का हो जाता है प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद में। प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद में दोस्तों इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जब प्रसेनजीत चले जाते हैं बुद्ध की शरण में, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं और महात्मा बुद्ध जी की शरण में चले जाते हैं। और उसी के बीच में क्या होता है, इनके जो राज्य में दोस्तों विद्रोह हो जाता है। शासन के लिए जिनके जितने भी मंत्री हैं वो ललायत हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रसेनजीत अपनी जो राज्य की रक्षा के लिए सहायता मांगने के लिए जाते हैं किसी अजातशत्रु से। लेकिन रास्ते में ही क्या हो जाता है, इनको दोस्तों कोई रोग हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी थी दोस्तों प्रसेनजीत की, और इस तरह से कौशल का दोस्तों विलय हो जाता है मगध में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैशाली का विलय, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि वैशाली के विलय में अजातशत्रु को दोस्तों लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। यानी कहने का से कहानी दोस्तों कि बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है और 16 वर्ष तक युद्ध होता रहता है। उसके पश्चात में वैशाली का विलय होता है मगध में। कैसे होता है देखते हैं। बिम्बिसार की जो दूसरी पत्नी थी, इनका नाम था दोस्तों चिल्लाना। ठीक है, याद रखना, चिल्लाना या फिर जो है चिल्लाना नाम था। ठीक है, चिल्लाना। ठीक है, या फिर छलना भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी पुत्री थी किसकी, दूसरी पत्नी थी किसकी, बिम्बिसार की, है ना। और ये दोस्तों क्या होती है, लिच्छवी जो प्रमुख थे चेटक की दोस्तों पुत्री होती हैं, है ना। चेटक की कौन होती है, पुत्री होती हैं। बिम्बिसार ने अपनी मृत्यु से पहले क्या होता है, देखो, प्रिय हाथी जिसका नाम था शेषनक, ये आता है काफ़ी बार क्वेश्चन, आपको याद रखना है। शेषनक किसका नाम है दोस्तों, तो जो प्रिय हाथी है बिम्बिसार का उसका नाम है शेषनक। और 18 लड़ियों वाला हार, एक 18 लड़ियों वाला हार होता है, ये क्या करते हैं, चेलाना के पुत्र होते हैं दोस्तों हल और बेहल, इनको दे देते हैं। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये चले जाते हैं चेटक के पास में, वैशाली चले जाते हैं। यानी चेटक कौन है दोस्तों, अपने नाना के पास में चले जाते हैं। कहाँ पर, वैशाली, क्योंकि वैशाली अत्यंत समृद्धशाली देश होता है और उस समय का सबसे प्रतापी राजा वहाँ का होता है दोस्तों चेटक, क्योंकि वहाँ पर क्या है, गणराज्य चलता है, जहाँ पर बहुत से राज्य मिलकर के दोस्तों एक विशाल सेना एकत्र करते हैं। अजातशत्रु की पत्नी होती है जिनका नाम होता है दोस्तों पद्मावती। पद्मावती क्या करती है, इनको उकसाने लगती हैं। उसका उकसाने के पश्चात में इनको क्या करती हैं, कहते हैं कि आप युद्ध करके, वो जो हाथी है शेषनक बहुत ही जो है उच्च कोटि का हाथी है, और उसको और 18 लड़ियों वाला हार हमें चाहिए तो चाहिए। इसीलिए क्या करता है, अजातशत्रु युद्ध करने के लिए लायक हो जाता है। लेकिन वैशाली क्या करता है, जो लिच्छवी और जो उस समय बज्जी के संग होते थे उनको एकत्र कर लेता है। एकत्र करने के पश्चात में बहुत ही शक्तिशाली जो शक्ति होती है वो बनकर उभरते हैं लिच्छवी और बज्जी। इनसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल था अजातशत्रु को। इसीलिए अजातशत्रु क्या करता है, कूटनीति का सहारा लेता है, क्योंकि जानता है कि अगर हम सीधे सीधे अगर भिड़ेंगे वैशाली से तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए अजातशत्रु एक चाल चलता है और अपने मंत्री, 2 मंत्री होते हैं याद रखना, वत्सकार और सुनीढ़ा, याद रखना, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आता है आपको, जो क्वेश्चन आते हैं उन पर हमने क्या किया है, उनको हमने रेड से कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि आप उनको याद रखें। तो 2 मंत्री होते हैं जिनका नाम वत्सकर होता है और सुनीढ़ा होता है। ये क्या करते हैं, लिच्छवी और वज्जियों में फूट डालने के लिए भेज दिया जाता है। यानी कहने का से ये होते हैं मंत्री, ये मंत्री होते हैं, और इनको क्या करता है, अजातशत्रु अपने राज्य से निकाल देता है, अपमानित करके निकाल देता है। जब अपमानित करके निकाल देता है, क्योंकि ये चाल होती है अजातशत्रु की, जब अपमानित करके निकाल देता है तो ये जो सूचना है वो पहुंचती है कहाँ पर, वज्जियों के पास में पहुंचती है। और वो क्या करते हैं, वत्सकर और सुनीढ़ा, क्योंकि बहुत ही ये अच्छे सेनापति होते हैं, तो इनको क्या करता है, ये लोग क्या करते हैं, लिच्छवी और ये क्या करते हैं, चेटक, इनको क्या करते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं और इनको अपने यहाँ सेनापति बना देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये सभी जो सूचनाएं हैं वो भेजा करते हैं किसको, अजातशत्रु को। और 16 वर्षों के पश्चात में, 16 वर्षों की कठिन ये समझिए तपस्या के बाद में क्या करते हैं, अंत में 16 वर्षों के बाद, क्योंकि इसकी कहानी भी बहुत लंबी है दोस्तों, इतना बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 16 वर्षों के पश्चात में वैशाली
को जो दोस्तों अजातशत्रु मगध में मिला लेता है। ठीक है, और इस युद्ध में, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस युद्ध में अजातशत्रु ने क्या किया था, 2 यंत्रों का प्रयोग किया था जिसका नाम था रथमूसल, इससे पहले हम चर्चा भी कर चुके हैं, और महाशिलाकंटक। 2 बड़े बड़े दोस्तों ये यंत्र थे। एक था पत्थर फेंकने वाला, बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाला एक यंत्र था जिसे रथमूसल कहते हैं। महाशिलाकंटक क्या था, एक जो दोस्तों आप देख सकते हैं ये था, ये रथमूसल था। इसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो ये इन दोनों जो दोस्तों ये शस्त्रों की वजह से, इन यंत्रों की वजह से जो अजातशत्रु आसानी से ये जो लड़ाइयाँ हैं वो जीत जाता है और वैशाली को भी मिला लेता है, किसमें, मगध में। तो इस प्रकार से मगध में देखते हैं धीरे धीरे करके सारे जितने जब बड़े बड़े राज्य जब शामिल होते जा रहे हैं, विलय होते जा रहे हैं, तो छोटे राज्यों की क्या औकात है, और धीरे धीरे सारे राज्य मिल जाते हैं। इसके पश्चात में इनका जो पुत्र है दोस्तों, किसका पुत्र, अजातशत्रु का। अजातशत्रु ने वध किया था अपने पिता बिंबिसार का। और उदयन भी क्या करता है, क्योंकि अजातशत्रु के भी काफ़ी रानियां होती हैं, उसमें से एक पुत्र होता है उदयन। उदयन क्या करता है, ये भी क्या करता है, अजातशत्रु का वध कर देता है और स्वयं राजा बन बैठता है। इसका उपनाम काफ़ी बार क्वेश्चन में आया है, तो आपको याद रखना है इसका उपनाम दोस्तों, उदयन का जो उपनाम है वो है उदयभद्र। क्या नाम है, उदयभद्र। इसका शासनकाल 460 से लेकर के 440 ईसा पूर्व तक चलता है। इसने क्या किया, एक काम ऐसा किया कि इन्होंने पाटलिपुत्र यानी वर्तमान जो पटना है नगर की स्थापना कर दी, और यहीं पर क्या कर दिया, राजगिरी से जो राजधानी पहले राजगिरी थी उसको हटाकर इसने पटना कर दिया, यानी पाटलिपुत्र कर दिया। पाटलिपुत्र एक समृद्धशाली राजधानी थी, क्योंकि इसके चारों ओर या एक ये समझ लीजिए कि जल मार्ग था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ये अत्यंत सुरक्षित स्थान था पाटलिपुत्र। इसीलिए क्या करता है, ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है, जिससे कि जो राज्य है वो जो राज्य है, जो राजधानी है वो सुरक्षित रह सके। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे पितृहंता इसे भी माना गया है, क्योंकि इसने भी अपने पिता अजातशत्रु का वध किया था। जैन धर्म का ये पालन करता था। जैन धर्म का ये मानने वाला था कौन, उदयन। और इसकी जो हत्या हुई थी दोस्तों, बाद में किसी व्यक्ति के द्वारा चाकू मार करके इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद कुछ समय इसके जो पुत्र होते हैं दोस्तों, पुत्र क्योंकि अयोग्य होते हैं, इस जो पुत्र होते हैं वो अयोग्य होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे ये जो इनकी सत्ता है, यानी ये जो राज्य है मगध राज्य, वह एक अलग वंश यानी शिशुनाग वंश के हाथों में चला जाता है। शिशुनाग कौन होते हैं, इन्हीं के आमत्य होते हैं, मंत्री होते हैं। इनको जनता के द्वारा ही, यानी जनता संघ के द्वारा ही, जनता कह लीजिए, या फिर जो उस समय राजा के जितने भी मंत्री होते हैं इनके द्वारा ही क्या किया जाता है। इसके जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक कौन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं जो नागदशक होते हैं। उनको हटा करके दोस्तों क्या किया था, शिशुनाग को दोस्तों राजा बना दिया जाता, और तब से स्थापना हो जाती शिशुनाग वंश की, है ना। उदयन के बाद में क्रमशः कौन कौन आता है, तो उदयन के बाद में अनिरुद्ध होते हैं, मुंड होते हैं और नागदशक, 3 राजा और आते हैं। नागदशक जो है दोस्तों अंतिम राजा है। तो क्वेश्चन ये आता है, आपको याद रखना है, नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम राजा है, जो क्या करता है, मगध के शासन करता है, और बहुत ही कमज़ोर शासक होते हैं। जितने शासक होते हैं इसके पश्चात में बहुत ही कमज़ोर शासक होते हैं। इसीलिए इसी का फ़ायदा उठाकर अंततः क्या होता है, जो शिशुनाग है वो क्या करता है, नागदशक को गद्दी से उतार कर निर्वासित कर देता है और स्वयं राजा बन बैठता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो मगध राज्य है वो अब भी उत्कर्ष काल पर है, लेकिन यहाँ से हर्यक वंश की समाप्ति हो जाती है। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। और क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमने शिशुनाग वंश और नंद वंश की बात इसमें नहीं की है। एक छोटा सा वीडियो इसके बाद लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए, जिससे कि दूसरा वीडियो इसके पश्चात में जितने वीडियो आप तक आए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आपने लाइक का बटन भी नहीं दबा है। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और जिससे कि हम अच्छी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए और दूसरों की सहायता करते रहिए। धन्यवाद।